Today in this lesson, I will explain the solution of model paper of chemistry first year. द आ खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड का जो पेपर है वो मैं आज सॉल्व करता हूँ। मॉडल पेपर खास तौर पे जो कि स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम 2024 में अपियर होंगे उनके हेल्प करेगा, और उससे आगे भी अगर जब तक सिलेबस चेंज नहीं होता। अच्छा जी, हम आगे सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है। द नंबर ऑफ मोल्स of calcium hydroxide that completely reacts with 50 gram of NH4Cl to produce 15.87 of ammonia gas in the given reaction is। अच्छा, मतलब हमें क्या मालूम करना है, हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं किसके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। तो ये हमारा रिक्वायर्ड हो गया। 50 ग्राम NH4Cl दिया हुआ है, तो ये आपका 50 ग्राम हो गया। और इसके अलावा 15.87 अमोनिया भी गिवन है हमें कि इसकी जो प्रोडक्ट बनी है वो हमारी 15.87 ग्राम बनी है। तो हम रिएक्टेंट की मदद से या किसी एक प्रोडक्ट की मदद से भी हम रेशियो मेथड के जरिए से अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास ज़्यादा सुटेबल तो यही है कि हम प्रोडक्ट के जरिए से, लेकिन हम रिएक्टेंट से भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम प्रोडक्ट से अगर करते हैं तो हमें पहले प्रोडक्ट के मोल्स चाहिए होंगे। हमारा प्रोडक्ट जो दी गई है ये 15.87, ये इसका मास गिवन है। तो अगर मैं इस 15.87 को डिवाइड कर दूं अमोनिया के मोलर मास से, जो कि बनता है 14+3, तो इसके मोल्स मेरे पास क्या आते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 15.87 डिवाइड बाय 17, तो जो मेरे पास मोल्स आ रहे हैं 0.93, राउंड ऑफ करके 0.933, लेकिन राउंड ऑफ करके 0.934 हो रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं ज़रा कंपेयर करता हूँ, हमारे पास एक तरफ तो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हमारी इक्वेशन में एक तरफ है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। रेशो लगाता हूँ अमोनिया के साथ। हमारी इक्वेशन क्या कहती है कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल है तो अमोनिया के 2 मोल प्रोड्यूस होने चाहिए। 2 मोल मैं यहाँ से देख रहा हूँ, इसका ये 1 यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास जो हमारी अमोनिया अभी अभी हमने कैलकुलेट की है, जो कि प्रोड्यूस हो चुकी है, वो कितनी हुई है, 0.934। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये हमें नहीं कैल पता, इसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं। अब हम बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए से। मतलब होगा क्या, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा 2x। इसको थोड़ा सा जगह बना के मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 0.934। ये 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इन शॉर्ट हमारे पास 0.934 डिवाइड बाई 2, इसका हाफ आ जाएगा। तो इसका हाफ 0.934 जो मुझे ऑप्शंस में नज़र आ रहा है 0.467। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का, इस एमसीक्यूज का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मीथेन बर्न्स एक्सोथर्मिकली इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी एज शोन इन द गिवन केमिकल इक्वेशन। हमें केमिकल इक्वेशन दी गई है, इसमें CH4 मीथेन का फॉर्मूला है। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, वाटर की मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रही है। ये इसकी बैलेंस इक्वेशन है। अच्छा, हमें बताया क्या गया है कि इफ 24 मोल्स ऑफ CH4, मतलब इसके मोल्स हमें 25, सॉरी 4 गलत बता दिया मैंने, कंबस्ट टू गिव इक्वल मोल ऑफ CO2, ठीक है। मतलब ये भी 25 ही बनेंगे फिर। ऑब्वियसली वैसे भी हमें अगर इक्वेशन में देखें तो ये 1 है और ये 1 है, तो इक्वल मोल ही बनेंगे। देन द वॉल्यूम ऑफ CO2, तो CO2 का वॉल्यूम क्या होगा। अच्छा देखिए, हमें ऑलरेडी इन्होंने क्वेश्चन में ही बता दिया कि जो है CO2 के जो मोल्स हैं वो 25 बन रहे हैं ना। तो अगर 25 बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है किस पे, STP पे। तो वॉल्यूम STP कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि हम मोल्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं 22.4 से, तो हमारे पास डायरेक्ट जो वॉल्यूम STP पे आ जाएगा। तो अगर मैं इस 25 को मल्टीप्लाई कर दूं 22.4 से, तो जो कैलकुलेटर मुझे आंसर देगा वो आंसर ऑप्शन डी के बराबर है, 560.35।
डीएम क्यूब। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द सोडियम मेटल विग्रेसली रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस एज शोन इन द गिवन इक्वेशन। ये हमें नजर आ रहा है, 2 मोल सोडियम के रिएक्ट कर रहे हैं 2 मोल वाटर से, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और 1 मोल हाइड्रोजन गैस बन रही है। अच्छा, उसने ये कहा है कि एट एन एक्सपेरिमेंट अंडर कंट्रोल एनवायरनमेंट द लेबोरेटरी प्रोड्यूस 80% yield of sodium hydroxide on reacting 2 mole of sodium metal with 2 mole of water. How much actual yield of the sodium hydroxide in gram is obtained in the given reaction? अच्छा, हमें अगर क्वेश्चन में गौर से देखें, या सॉरी इसकी जो बैलेंस इक्वेशन में, तो बैलेंस इक्वेशन में भी हमें 2 मोल सोडियम के दिए गए हैं और वो हमें 2 मोल वाटर से रिएक्ट करके कितना हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी 2 मोल ही बना रहे हैं। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें नजर आ रहा है, वो भी 2 ही मोल बन रहा है। अच्छा, ये उस वक्त है, ये थियोरेटिकल है। थियोरेटिकल में जितने आप जो हमें बैलेंस इक्वेशन बता रही है वही होते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, इन्होंने हमसे कहा है कि जो एक्चुअल यील्ड है वो 80% है। तो 2 मोल्स का 80% क्या होगा? वो तो हमारी क्या हो जाएगी, मतलब एक्चुअल जो हमें जो यील्ड आ रही है वो 80% आ रही है, 100% नहीं आ रही है, वो 100% होती भी नहीं है। तो 2 मोल का अगर मैं 80% कैलकुलेट करता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 1.6 मोल्स बनते हैं। ठीक है। अब अगर एक्चुअल मोल्स जो मेरे पास, जो एक्चुअल यील्ड के मोल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, वो 1.6 हैं। तो अब इस, लेकिन हमें क्वेश्चन के आंसर में ग्राम्स में आंसर चाहिए। ओके, तो फिर इसका मतलब है मुझे मोल्स को मास में कन्वर्ट करना होगा। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला मैं क्या लगाऊंगा, मास कैलकुलेट करने के लिए मैं मोल्स को एम आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मोल्स हमारे हैं 1.6, एम आर मेरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40। तो जब मैं 40 को 1.6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा सी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, 2 moles of AI reacting with 6 moles of HBr, and they are giving us 2 mole of AL, सॉरी AI कह दिया मैंने, AL को, AlBr3 plus 3H2. How many moles of hydrogen are produced when 1.61 moles of uh, AL react with 2.48 moles of HBr? अच्छा, अब अगर आप गौर से देखें यहाँ पर हमें जो ए एल्युमिनियम है, Al, ये एक रिएक्टेंट नंबर 1 है और ये हमारा रिएक्टेंट नंबर 2 है। और मज़े की बात यह है कि दोनों के मोल हमें दे दिए गए हैं। 1.61 जो मोल हैं वो हमें एल के दे दिए हैं 1.61, और एच बी आर के मोल हमें दे दिए गए हैं 2.48। अच्छा, अब जब कभी हमें दोनों रिएक्टेंट दे दिए जाएं तो दोनों रिएक्टेंट से हमें एग्जैक्ट प्रोडक्ट नहीं मिलती। इन दोनों रिएक्टेंट में से कोई एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ही लिमिटिंग रिएक्टेंट का है। अगर मैंने एग्जैक्ट मोल निकालने हैं हाइड्रोजन के, तो पहले मुझे इन दोनों में से एल यानी कि एल्युमिनियम या एच बी आर में से ये चेक करना होगा कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। तो इसको चेक करने का बहुत आसान तरीका है। पहले मैं एल्युमिनियम को चेक करता हूँ कि एल्युमिनियम है या नहीं है, बल्कि दोनों को ही चेक करना पड़ेगा एक साथ। मुझे दोनों रिएक्टेंट्स के स्टेचोमेट्रिक मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे। स्टेचोमेट्रिक मोल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। जो भी आपको गिवन मोल दिए गए हैं, गिवन मोल्स जो भी दिए गए हैं उसको आप डिवाइड कर दें मोल्स ऑफ बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, वो कैसे? लेट सपोज मैं पहले एल्युमिनियम की बात करता हूँ। एल्युमिनियम के कितने मोल्स दिए गए हैं, 1.61, और उसको डिवाइड कर दें 2 से। बैलेंस इक्वेशन में 2 मोल्स हैं। ठीक है, उसके बाद एच बी आर की बात कर लेते हैं। एच बी आर के गिवन मोल हैं 2.48, इसको डिवाइड कर देते हैं 6 से। अब हम जरा कैलकुलेशन करते हैं। 1.61 को जब मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो मेरे पास आता है 0.805। इसी तरीके से 2.48 को
जब मैं डिवाइड करता हूँ 6 से तो मेरे पास आता है 0.413। अच्छा, अब मुझे ये ज़रा बताएं कि जो स्टेचोमेट्रिक मोल मैंने कैलकुलेट किए हैं किसकी वैल्यू कम है, HBr की या AL की। तो यहाँ हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि HBr की वैल्यू बहुत कम है, तो इसका मतलब ये है जिसकी वैल्यू कम आती है, जिसके स्टेचोमेट्रिक मोल्स कम होते हैं, वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो HBr बेसिकली हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो ये हमारा है लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो सारी कैलकुलेशन HBr से होगी। ठीक है जी, अब मैं बाकी इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने कैलकुलेशन करनी है HBr से, तो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू इक्वेशन HBr से मैंने हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है। HBr के मोल हैं 6, हाइड्रोजन के हैं 3, और HBr के गिवन मोल कितने हैं 2.48, और इसके H के कितने होंगे उसको मैं X सपोज कर लेता हूँ। अच्छा चलिए, मैं आपको एक और ट्रिक बता दूं, अगर आप गौर से देखें, हमारे पास HBr के अगर 6 मोल हैं और उससे हाफ मोल, 6 का हाफ होता है 3, तो 6 का हाफ 3 बन रहा है। तो इसी तरीके से 2.48 का हाफ क्या होना चाहिए, 2.48 का हाफ होगा 1.24। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इस रिस्पेक्ट से करेक्ट होगा। आप वैसे आप अगर आपको ये डायरेक्टली समझ में नहीं आया तो नो प्रॉब्लम, आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके मतलब 6x इक्वल टू 3 × 2.48, फिर ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा। तो आप डायरेक्टली जब ये कैलकुलेट करेंगे मतलब इस तरीके से भी, तो आपके पास आंसर यही आएगा। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट थोड़ा टाइम अगर आप अपना बचाना चाहें तो MCQs में तो बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर हेमाटाइट इन अ ब्लास्ट फर्नेस विच इन्वॉल्व ऑल द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इन विच ऑफ दिस रिएक्शन इज कार्बन रिड्यूस्ड। मतलब अगर हम ये देखें कि कार्बन की रिडक्शन हुई है, यानी कि कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है, अगर बेसिकली मैं ये देखना चाहूँ इन सब में कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है, तो मैं ये देखूंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ कार्बन का चेंज हो रहा है पहले। तो अगर मैं पहले रिएक्शन में देखूं, ऑप्शन ए जो है उसमें हमें क्या नज़र आ रहा है कि हमारे पास कार्बन की जब वो फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट का मतलब इसे कहते हैं जब वो किसी से कंबाइंड नहीं है, क्योंकि ये कंबाइंड नहीं है तो उस वक्त इसकी ऑक्सीजन जीरो है। यहाँ ये दो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो दो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी -4, और ये हो जाएगा +4। अच्छा, अब ये जीरो से +4 होने का मतलब ये इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो मतलब इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। लेकिन हमने तो रिडक्शन देखनी है, तो ये तो हो नहीं सकता। बी पार्ट में देखते हैं, बी पार्ट में CO2, ऑलरेडी हमने CO2 में निकाल लिया था कि CO2 में कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट +4 है, और यहाँ पर है जीरो। अच्छा जी, अब यहाँ पर CO में, कार्बन मोनोऑक्साइड में एक ऑक्सीजन अटैच होती है, तो एक ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी -2। इस रिस्पेक्ट से जो कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट बनती है वो बनती है +2। तो अगर मैं यहाँ देखूं कि ये +4 से +2 हुआ है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन ने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए हैं। जब तो +4 से +2 है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो मुझे तो यही ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ डायरेक्टली अगर क्वेश्चन में देखते हैं, उसने कहा इन विच ऑफ दीज रिएक्शन कार्बन इज रिड्यूस्ड, सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इस रिस्पेक्ट से बी आंसर सही है। आप दूसरे चेक करना चाहें तो उनको भी करवा लेता हूँ, बल्कि मैं कर ही देता हूँ कि दूसरों में ऐसा नहीं हो रहा। देखिए दूसरों में यहाँ पर हमारे पास कार्बन की जो यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में, ठीक है, यहाँ कैल्शियम की ऑक्सीजन स्टेट +2 होती है क्योंकि ग्रुप 2 का एलिमेंट है। ऑक्सीजन -6 लगे हुए हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन की -2 है तो तीन ऑक्सीजन की -6, तो ये हो गया +4। और ये CO2 है, तो यहाँ पे +4 है, तो कोई चेंज नहीं आया, तो इसलिए ऑप्शन सी वैसे भी नहीं है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ CO है, सही है, और CO में हमारे पास अभी हमने कैलकुलेट किया था, CO में ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, +2 होती है, और CO2 में +4 होती है। तो +2 से +4 होने का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, लूज करने का मतलब है इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। तो हमने अभी देख लिया, सिवाय ऑप्शन बी के बाकी सब एरियाज में कार्बन या तो
ऑक्सीडाइज या रिड्यूस, ऑक्सीडाइज हो रहा है या उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सुटेबल कंडीशंस क्या है। ऑप्शन ए में लिखा है इट इज पोटेंशियल सेटअप व्हेन एन इलेक्ट्रोड अंडरगो रिडक्शन। नहीं, दोनों काम एक साथ होते हैं जब एक हाफ सेल की बात करें, तो ये ऑप्शन गलत है। इट इज द पोटेंशियल सेटअप व्हेन एन इलेक्ट्रोड अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो ऑब्वियसली ए गलत है, तो फिर बी भी गलत हो गया, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। सी की बात करते हैं, इट इज द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इन 1 मोलर सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM। अगर हम ये देखें, ये तीनों कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन डी में इन्होंने 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, ये हमारी ये कंडीशन हमारी नॉर्मल कंडीशन या रूम टेम्परेचर वाली कंडीशन नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द हाफ द रिएक्शन बिटवीन Cr2O7-2 एंड H2SO3 गिव द फॉलोइंग हाफ रिएक्शंस। अच्छा जी, इन्होंने ऑलरेडी इस इक्वेशन को स्प्लिट कर दिया है, तो हाफ रिएक्शन में Cr2O7 चेंज हो रहा है Cr2 3+ में, ऑक्सीडेशन का हाफ रिएक्शन दे दिया। अब डायरेक्टली अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें, द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द बैलेंस रिडक्शन हाफ रिएक्शन इज। अच्छा, तो हमने रिडक्शन, अच्छा रिडक्शन में भी डायरेक्टली हमें क्रोमियम पे ही करना है, तो हमने बेसिकली करना है क्या है, इसको बैलेंस ही कर लेते हैं। जो हमने बैलेंसिंग सीखी समझी हुई है, बैलेंसिंग हमने क्या सीखी हुई है कि ये जो हाफ रिएक्शन है, इसमें सबसे पहले तो हमने क्रोमियम को बैलेंस करना है। तो क्रोमियम यहाँ पर कितने नज़र आ रहे हैं आपको, 2 नज़र आ रहे हैं, तो मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बैलेंस करना होता है, हमने बैलेंस करना होता है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। लेफ्ट हैंड पे 7 वाटर ऑक्सीजन है, तो मैं यहाँ पर 7 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर देता हूँ। उसके बाद जब हमारी ऑक्सीजन बैलेंस हो जाती है, तो फिर हमें हाइड्रोजन बैलेंस करनी होती है। तो राइट हैंड साइड पे तो 7 × 14 हाइड्रोजन आ गए, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास जो है वो एक भी हाइड्रोजन नहीं है। और दूसरी बात ये कि क्योंकि यहाँ सब हमें हमने एसिडिक मीडियम में ही इसको, क्योंकि ऑप्शन में मुझे सारे H+ आयन नज़र आ रहे हैं, तो एसिडिक मीडियम में ही ये बैलेंस हुआ हुआ है, तो मुझे यहाँ पर H+ आयन से ही इसको बैलेंस करना होगा। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे 14 H+ ऐड करने होंगे। ठीक है जी, अब आखिरी चीज़ हमारे पास जो बचती है वो होती है, मतलब इस स्टेप के रिस्पेक्ट से, वो होती है कि हमने चार्ज बैलेंस करना होता है। राइट हैंड साइड पर, मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ, इस साइड पे 2 × प्लस 3 टोटल चार्ज है +6। लेफ्ट हैंड साइड पे 14+ जो कि H+ आयन पे चार्ज है, और 2- जो कि इस डाइक्रोमेट आयन पे चार्ज है। मतलब अगर मैं -2 कर दूं, तो 14+ और -2 बनता है +12। इसको मैं 12+ लिखूंगा। तो मुझे नज़र आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे +12 चार्ज है, राइट हैंड साइड पे +6 चार्ज है। तो मैं अब बैलेंस करने जा रहा हूँ, तो मुझे कहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे, तो मुझे लेफ्ट हैंड पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे। तो यहाँ पर मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करना है। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, 6 इलेक्ट्रॉन वाला तो मुझे ऑप्शन बी नज़र आ रहा है और ऑप्शन डी नज़र आ रहा है। अच्छा, अब फिर इसमें मिस्टेक क्या है, ऑप्शन दोनों में से कोई एक तो मिस्टेक होगी। यस, ऑप्शन बी में क्रोमियम बैलेंस नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी में क्रोमियम भी बैलेंस है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पास पेपर का क्वेश्चन नज़र आ रहा है मुझे। 3 एलिमेंट्स X, Y एंड Z हैव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू दी हुई है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर X की वैल्यू है ये। ठीक है, पहली वैल्यू X की है, दूसरी वैल्यू Y की है, और तीसरी वैल्यू Z की है। अच्छा, अब मैं इसको इस तरह से अरेंज करूंगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू है X की है, मैं X को टॉप पे लिखूंगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो बड़ी वैल्यू है वो ऊपर Z की है। उसके बाद Y की वैल्यू है। ठीक है जी,
सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू एक्स के, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा, वो सिर्फ रिड्यूस होता है, ओनली रिड्यूस होता है। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है, क्योंकि वाई का, वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइज होता है। ये एक जनरल नॉलेज समझ लें, जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। चलिए मैं आपको इस तरह से समझा देता हूँ। रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि इस इन तीनों में एक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत सबसे ज़्यादा है। तो जब इन तीनों में सबसे ज़्यादा है कि अब अगर हम इन तीनों को आपस में कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली एक्स ही है जो इलेक्ट्रॉन सिर्फ गेन करेगा, बाकी दोनों अगर जब भी वन बाय वन कनेक्ट करेंगे वो लूज ही करेंगे। और अगर वाई की बात करें, वाई क्योंकि उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम है, नज़र आ रही है माइनस, उसको जब भी इन दोनों से मैं कनेक्ट करूंगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, तो ये बेचारा हमेशा लूज ही करेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइज होगा अगर इन दोनों से कनेक्ट होता है। तो अगर अब मैं ज़रा क्वेश्चन को पढ़ लूँ, उसने ये कहा है कि विच एलिमेंट विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड अंडरगो ऑक्सीडेशन। और मुझे जब ऑप्शन बी में नजर आ रहा है वाई ओनली, तो मेरा ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन डिस्चार्ज ट्यूब द ओरिजिनल ग्लो डिसअपियर व्हेन द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज रिड्यूस टू। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। हमारे पास जो कि है 0.01 ऑफ एच जी। हम बुक की रीडिंग अगर कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से तो ये वहाँ से इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। नेक्स्ट है, when rapidly moving electron collide with heavy metal anode in the discharge tube it produce। अच्छा याद रखिएगा, जब भी एनोड जो कि हैवी मेटल का बना हो उससे कैथोड रे यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली हिट करते हैं तो एक ही चीज़ बनती है, वो एक्सरे है। ये भी हमारा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ही हो गया एक किस्म का, इसकी नॉलेज हमें पता होनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 11, विजिबल लाइट इज नॉट यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज मिलियंस ऑफ टाइम्स लार्जर एज कंपेयर टू। अच्छा, तो हम जब पोजीशन मालूम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, और ये बात हो रही है कि वेवलेंथ जो है वो मिलियंस टाइम्स लार्जर है, अगर हम, ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ऑलरेडी इसकी एक एग्जांपल बुक में भी दी हुई है कि हम जो है पोजीशन मालूम करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जो है वो एक्सरे यूज करते हैं, क्योंकि उसकी वेवलेंथ इतनी यानी कि शॉर्ट होती है कि जितना के एक इलेक्ट्रॉन का डायमीटर हो। लेकिन यहाँ पर चूंकि बात हो रही है किसकी, विजिबल लाइट की, तो उसका भी कंपैरिजन उसके डायमीटर से ही होना चाहिए। तो ऑप्शन ए एनर्जी है, ऑप्शन बी वेलोसिटी है, ऑप्शन सी डायमीटर है, और ऑप्शन डी मोमेंटम है। तो इस रिस्पेक्ट से जो कि हमारे पास जो आंसर बनता है वो डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम द हायर टू लोअर ऑर्बिट इट। अच्छा, जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर की तरफ आएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा। तो हमारा जो इसका आंसर है वो है रिलीज। उसका रीजन ये है कि वो जब हायर एनर्जी लेवल पे होगा तो उसकी एनर्जी हाई होगी, उसको लोअर पे आने के लिए उसको अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, तो कम करने के लिए उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द हाईलाइटेड कार्बन एटम कंटेन टू अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। अच्छा, अब अगर हम यहाँ ए बी सी और डी ऑप्शन को देखें, ए हमारा है अल्केन, जिसमें मतलब जिसमें कार्बन ने 4 हाइड्रोजन अटैच किए हुए हैं। तो जब कार्बन ने 4 हाइड्रोजन अटैच किए हुए हैं, 4 सराउंडिंग में एटम्स हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। यहाँ मैं एक और चीज थोड़ी और एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि हमें कैसे पता चलता है कि किसी एटम ने sp3 हाइब्रिडाइज किया हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइज किया हुआ है या sp हाइब्रिडाइज किया हुआ है। जब हमारे सराउंडिंग में 4 एटम्स हों प्लस, बल्कि इसको इस तरह से समझना चाहिए, मैं आपको एक और ट्रिक इसकी क्लियर कर देता हूँ। नंबर 1, हम काउंट करते हैं 2 चीजें।
एक तो ये है कि सराउंडिंग में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, और प्लस हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ लॉन पेयर्स। ठीक है जी। अगर हमारा इन दोनों की काउंटिंग बनती है 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और अगर हम इन दोनों की काउंटिंग मतलब नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ लॉन पेयर को काउंट करें और टोटल हमारा 3 बन जाए, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और अगर टोटल हमारा 2 बन जाए, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। अच्छा, अब मैं यहाँ एक और चीज ऐड कर लूँ। जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो दो p जो हैं ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज होंगे। ठीक है जी। तो हमने बेसिकली वो इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से हमने sp हाइब्रिडाइजेशन देखनी। तो अगर मैं ऑप्शन ए की तरफ दोबारा देखता हूँ, ऑप्शन ए में जो कार्बन एटम है उसने सराउंडिंग में 1 2 3 4 एटम अटैच किए हुए हैं, तो इसकी तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो हमें क्या ढूंढनी है, sp हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, इसके बाद बी ऑप्शन में देखें, बी ऑप्शन में इस कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है और नेबरिंग में दूसरा कार्बन अटैच है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके ड्रॉ करता हूँ, नीचे ही ड्रॉ कर देता हूँ, H C ट्रिपल बॉन्ड CH, हम इस कार्बन की बात करें। अच्छा, अब कार्बन जो है इसके सराउंडिंग में ये एक एटम ये है और एक एटम ये है। और दूसरी बात ये कि कार्बन एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो है हाइब्रिडाइज, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp है, तो इसके पास दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होंगे। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा जो है वो p, यानी कि सॉरी बी ऑप्शन बनता है। ठीक है। तो एक तो अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स हैज द लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ। तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ किसके दरमियान लार्जेस्ट है। अच्छा, सबसे पहली चीज ये कि अगर मैं ऑप्शन ए में देखूं तो बोरॉन के साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन लगा हुआ है, और हमारा फ्लोरीन सिलिकॉन के साथ यहाँ लगा हुआ है। फ्लोरीन जो है इसका साइज बहुत छोटा होता है, और दूसरी बात ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बॉन्ड लेंथ जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो इन दोनों ऑप्शंस को तो वैसे ही मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, क्योंकि इनमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होने की वजह से और वैसे ही फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से ये बॉन्ड लेंथ वैसे ही कम हो जाएगी। तो मैंने असल में ढूंढना है लार्जेस्ट। अब लार्जेस्ट के अंदर अगर मैं ऑप्शन बी और सी को देखता हूँ, बी में बोरॉन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, और सी में सिलिकॉन के साथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का खुद बहुत छोटा साइज है। तो इस रिस्पेक्ट से जो आंसर हमारा बनेगा वो आंसर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। आयनिक कंपाउंड आर unable to show isomerism because in ionic compound the bonds are नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल। ये हमारा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन एंड द इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉट इक्वली शेयर्ड बिटवीन द बॉन्डेड एटम, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। वो कैसे, यहाँ मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग है तो ये इक्वली शेयर्ड होंगे, लेकिन हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अगर बॉन्डिंग है तो म्यूचुअल शेयरिंग तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की होगी, लेकिन ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये इलेक्ट्रॉन का पेयर ज़्यादा क्लोरीन की तरफ हो जाएगा, जो कि क्रिएट करेगा क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉट इक्वली शेयर्ड, तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वली शेयर्ड नहीं हो जाएंगे बिटवीन द बॉन्ड एटम, तो हमारा जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। If the electronegativity difference increase between hydrogen and halogen in a hydrogen halide molecule, then what will be the effect on its ionic character and bond strength। अच्छा देखें, हमारे पास क्या है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब भी बढ़ेगा तो उससे क्या होता है, उससे बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है। जब बॉन्ड की स्ट्रेंथ, क्यों, क्योंकि पोलैरिटी बढ़ेगी, और जब पोलैरिटी बढ़ेगी तो आयनिक करेक्टर भी बढ़ेगा।
तो इस रिस्पेक्ट से इसका ऑप्शन ए हो जाता है। उसके मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एच एफ, फिर अब एच सी एल, फिर हम ड्रॉ कर लेते हैं एच बी आर, फिर हम लिख लेते हैं एच आई। देखिए इन सब के अंदर सबसे इजीली ब्रेक होने वाला बॉन्ड कौन सा है? अगर हमें ये ट्रेंड याद हो तो हाइड्रोजन हैलाइड का बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है, तो इसका मतलब है बॉन्ड की स्ट्रेंथ इसकी सबसे कम है। लेकिन अगर मैं ऊपर जाता जाता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऊपर बढ़ रहा है, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। तो हमारे पास बॉन्ड की स्ट्रेंथ जब ज्यादा होगी तो ये बहुत स्ट्रांगली बाइंड होंगे। और एच एफ के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, या जिनको अगर नहीं पता, तो एच एफ इज द वीकेस्ट एसिड। ये आसानी से अपना H प्लस आयन नहीं देता, मतलब इसका बॉन्ड नहीं टूटता, क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। और उसका जब हम आयनिक करेक्टर कैलकुलेट करते हैं, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, इसका आयनिक करेक्टर भी ज्यादा आता है। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं। The density CH4 at 17 डिग्री सेल्सियस एंड एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने डेंसिटी कैलकुलेट करनी है एक गैस की। और ख़ास तौर पे जब हमें टेम्परेचर दिया हुआ हो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ हो, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो जनरल गैस इक्वेशन का है। क्योंकि ऑलरेडी हम ज़रा अगर नोट देखें, इस नोट में हमें जो है वो गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू गिवन दी गई है। अच्छा, अब हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है? जो इक्व जो आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अच्छा, अब हमने तो कैलकुलेट करना है डेंसिटी। इस फॉर्मूले में तो हमारे पास डेंसिटी नहीं है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमें ड्राइव करना पड़ेगा, या तो हमें याद होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ ड्राइव करूंगा। पी वी, सॉरी ये वी है हमारा। एन जो है कि नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ, तो ये ब्रेक डाउन होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास, जिसको एम आर कहते हैं। ठीक है, आर टी। अब ये जो एम आर है, अगर मैं यहाँ वी की जगह वॉल्यूम की जगह ले आऊं और वॉल्यूम इधर आ जाए, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा पी मल्टीप्लाई बाय एम आर इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, और आर टी। अच्छा, अब अगर आप ये देखें, ये दोनों आर टी मास अपॉन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उस साइड पे अगर मैं शिफ्ट कर दूं, तो ये दोनों जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो प्रेशर इनटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय आर टी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम किसको कहते हैं? ये होता है डेंसिटी। तो ये हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अच्छा, अगर आपको डेंसिटी का फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मोस्टली जो है याद नहीं होता, तो आप इस तरह से इसको ड्राइव कर देते हैं। तो अब हमने इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। सबसे पहले प्रेशर की जगह 1 atm आएगा, तो 1। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं मीथेन की, तो इसका मोलिकुलर मास क्या होगा? इसमें कार्बन 12, कार्बन का जो मास होगा 12 होगा, और इसमें 4 हाइड्रोजन है, तो 12 + 4 16 हो जाएगा। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं आर की वैल्यू। आर की वैल्यू हमारे पास है 0.0821। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर। अच्छा, अब टेम्परेचर एक बात याद रखिएगा, जब भी हमने जनरल गैस इक्वेशन लगानी है, तो हमने टेम्परेचर जो है वो पुट करना है केल्विन में। तो 17 + 2 73, जब हम मतलब क्योंकि हमने केल्विन में चेंज करना होता है, तो 273 ऐड करना होता है। तो जब मैं इसके अंदर 273 ऐड करूंगा, तो हमारे पास हो जाएगा ये 290। अब बस इसको मैंने सॉल्व करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। तो जो मेरा आंसर आ रहा है वो 0.672 आ रहा है, 0.672। तो इस रिस्पेक्ट से मेरा ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है जी। अच्छा, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, इफ द गैस इज वार्म्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर, इट विल एक्सपेंड। अच्छा, पहली बात, जब चार्ल्स लॉ की बात हो रही है, तो वो टेम्परेचर सेल्सियस में नहीं, हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करता है। तो वो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो केल्विन में होना चाहिए। ठीक है जी। तो हमारे पास
बात होनी चाहिए केल्विन के रिस्पेक्ट से, ना कि सेल्सियस के रिस्पेक्ट से। तो ऑप्शन ए और बी तो हमारा हो नहीं सकता। अच्छा, ऑप्शन उसने ये कहा है। अब फिर हम देखते हैं कि चार्ल्स लॉ हमें कहता है क्या है। चार्ल्स लॉ हमें बताता है कि वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अच्छा, अब हमने सिर्फ 1 डिग्री बढ़ाया है, तो वो केल्विन में भी 1 डिग्री बढ़ेगा। उसकी वजह ये है कि अगर मेरा टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, तो इस हिसाब से मेरा टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 273 हो जाएगा। तो 273, क्योंकि इसमें जब मैं 273 ऐड करूंगा तो ये 273 हो जाएगा। और अगर मैं 1 डिग्री मतलब एक टेम्परेचर भी बढ़ाता हूँ तो ये 278 हो जाएगा 1 डिग्री से। तो हमारे पास जो इसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए 1/273 टाइम्स बढ़ना चाहिए, वो भी जीरो के रिस्पेक्ट से, क्योंकि एक्चुअल में मैं जीरो पे हूँ इसमें। तो उससे ये बढ़ना चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ क्लोज सिस्टम एंड अ कांस्टेंट टेम्परेचर एन इंक्रीज इन वॉल्यूम लीड टू डिक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द गैस बिकॉज। अच्छा, अब हमारे पास इन्होंने ये बताया कि अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है। तो ये हमारा बॉल्स लॉ का सिंपल सा रिलेशन है कि वॉल्यूम का जो हमारा रिलेशन है प्रेशर के साथ, वो इनवर्स है जब हमारा टेम्परेचर चेंज ना हो। खैर, लेकिन हम जरा थोड़ा सा ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल डिक्रीज। अच्छा, अब यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूँ तो स्पेस डिक्रीज होना चाहिए, नहीं इंक्रीज होना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो वैसे ही गलत है। अच्छा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज। यहाँ हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, तो काइनेटिक एनर्जी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे मतलब टेम्परेचर का डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी से ताल्लुक होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इंक्रीज। अच्छा, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ तो एक दूसरे से दूर दूर हो रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो पढ़ते हैं। वो क्या कहता है, द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर डिक्रीज। वो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब स्पेस ज़्यादा होगा तो जो नंबर ऑफ कोलिजन की फ्रीक्वेंसी है टाइम के रिस्पेक्ट से वो कम हो जाएगी, तो प्रेशर खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगा। इस हिसाब से इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो। अच्छा जी, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 21 है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस ऑन अ फॉरेनहाइट स्केल was found to be 160. This temperature on centigrade scale can be read as, मतलब हमें टेम्परेचर स्केल जो दिया गया है वो फॉरेनहाइट में दिया गया है 160, और हमें इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। ठीक है, तो एक सेल्सियस फॉरेनहाइट टू सेल्सियस का एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। वो ये है कि एफ डिग्री माइनस 32/1.8। बस हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। 160 - 32 डिवाइड बाय 1.8। अगर हम इसको कैलकुलेटर के जरिए से सॉल्व करते हैं तो कन्वर्ट होके जो हमारा टेम्परेचर आएगा वो 71.1, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करना है ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम गैस, मतलब मोल्स हमें 1 दिए गए हैं। एट अ प्रेशर हमें है 55.55 न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया गया है। और एंड टेम्परेचर हमें दिया गया है 120 डिग्री सेल्सियस। और आर की वैल्यू हमें भी गिवन है, वो है 8.314। ठीक है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जो कि एक एस आई यूनिट। ये जो आर की वैल्यू है ये एस आई सिस्टम यानी में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे तमाम यूनिट्स एस आई में होने चाहिए। तो सबसे पहले हम अपना प्रेशर चेक करेंगे। प्रेशर का यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर है, ये एस आई है, तो ये आर की वैल्यू बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हमारे पास जो टेम्परेचर है वो है सेल्सियस में दिया हुआ है। जब और ये क्वेश्चन जो है वो जनरल गैस इक्वेशन का है, तो जब भी हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा तो हमें टेम्परेचर लाजमी केल्विन में चेंज करना होगा। मतलब हमें इसमें
273 ऐड करना होगा। जब हम इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 393। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं अपने फॉर्मूले की। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? वो है PV = NRT। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। 55 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इक्वल टू एन हमारा क्या है? 1 है। आर हमारा 8.314 है। टेम्परेचर हमने अभी केल्विन में चेंज किया है, 393 है। बस अब हमने वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करना है, इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है। 1 × 8.314 × 393 डिवाइड बाय जो 55 की वैल्यू उससे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। वो क्या? तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 59.407। 59.407। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। When water is poured into a glass test tube, the surface of the water is concaved. This meniscus form because इन्होंने ऑप्शन दिया: वीक एडेसिव फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग एडेसिव फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस, इक्वल एडेसिव फोर्सेस एंड कोहेसिव फोर्सेस। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने या इसका आंसर देने के लिए एडेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कि मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि लेट सपोज ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में अगर हमारे पास वाटर मौजूद है, तो वाटर के मॉलिक्यूल के इन बिटवीन जो फोर्सेस होते हैं उनको हम कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। और वाटर का एक ग्लास के साथ यानी इस कंटेनर के साथ वाटर के मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट होते हैं, इसको हम एडेसिव फोर्सेस कहते हैं। तो नॉर्मली वो तमाम लिक्विड्स जो कि कंटेनर के साथ अटैच होते हैं, जैसे कि हमने देखा है वाटर नॉर्मली ग्लास टेस्ट ट्यूब्स के साथ अटैच हो जाता है, तो वहां पर हमारी अडेसिव फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्सेस। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि कोहेसिव फोर्सेस नहीं होती। अगर कंपेरेटिवली देखा जाए तो क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वॉल ऑफ द ग्लास टेस्ट ट्यूब के साथ अट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से हमें कुछ इस तरह से मिनिस्कस मिलती है। ये मिनिस्कस हमें बताती है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एडेसिव फोर्सेस हैं, या वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कंटेनर के साथ भी अटैच हो रहा है। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है: लिक्विड क्रिस्टल्स हैव वाइड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ड्यू टू देयर ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसका मतलब है, इनकरेक्ट का मतलब ये है कि हमें ऐसे स्टेटमेंट्स देखना होगा जो कि लिक्विड की प्रॉपर्टी को डिफाइन ना करता हो। ठीक है। अच्छा, जो पहला स्टेटमेंट है, दे कैन बी यूज एज टेम्परेचर सेंसर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, क्योंकि अगर हम लिक्विड क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो वो बेसिकली डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट कलर शो करते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको एज अ टेम्परेचर सेंसर भी यूज करते हैं। अच्छा, दे आर यूज इन द डायल ऑफ एनालॉग वॉचेस। अच्छा, जो एनालॉग वॉचेस होती हैं हमारी वॉल क्लॉक्स, उसमें हम किसी कलर चेंज या टेम्परेचर चेंज की जरूरत नहीं होती। तो हो सकता है कि ऑप्शन बी करेक्ट हो, लेकिन मैं बाकी के ऑप्शन सी और डी भी चेक करूंगा। ऑप्शन सी में है दे आर यूज इन द स्किन थर्मोग्राफी टू डिटेक्ट ब्लॉकेज ऑफ बीन्स। अच्छा, थर्मोग्राफी में वही टेम्परेचर सेंस का ही काम हो रहा है, तो इसका मतलब है सी स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन हम तो ढूंढ रहे हैं इनकरेक्ट को। फिर डी की तरफ देखते हैं, दे कैन बी यूज टू फाइंड द पॉइंट ऑफ पोटेंशियल फेलियर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ओके। अच्छा, अब पोटेंशियल फेलियर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। उसका रीजन ये है कि जिन इलेक्ट्रिकल सर्किट में से करंट पास नहीं हो रहा होता है, तो उन वहां पर टेम्परेचर लो होता है, तो वहां पर भी लिक्विड क्रिस्टल्स का लिक्विड यानी कि यूज किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी भी मतलब का स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन हम क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ रहे हैं तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में, विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज हाई इफ द।
अच्छा, यहाँ पर विस्कोसिटी की बात हो रही है। विस्कोसिटी क्या है, इसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन, मतलब कोई भी लिक्विड या लिक्विड गैस सॉलिड का मिक्सचर जो, या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता हो, उसकी जो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है, अगर हमने इसको स्टडी किया हो, तो नॉर्मली विस्कोसिटी उस वक्त हाई होती है जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा हो, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी लो हो, या मॉलिक्यूल का लार्ज साइज हो, तो उस कंडीशन में। तो यहाँ हम देखते हैं तो हमें एक प्रॉपर्टी तो क्लियरली नजर आ रही है ऑप्शन ए में, द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज लार्ज। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है, लेकिन मैं बाकी के ऑप्शंस को भी क्लेरिफाई कर देता हूँ। द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब है कि बिल्कुल राउंड शेप के अगर होंगे, तो अगर ये राउंड शेप के हैं तो ये कंपेरेटिव टू लार्ज साइज आसानी से फ्लो करेंगे, क्योंकि जब हमारा साइज रैंडम डिफरेंट साइज होता है, तो फिर प्रॉब्लम होती है, फिर फ्रिक्शन ज्यादा होती है। अच्छा, सी ऑप्शन में कह रहा है टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज। ओके, अब आप खुद सोचें कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फ्लूइड के मॉलिक्यूल तेजी से फ्लो करेंगे। यहाँ इसका मतलब है फ्लूइड की विस्कोसिटी फिर कम होनी चाहिए। तो हमसे पूछा जा रहा है हाई का, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ओके, द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ द अट्रैक्शन आर वीक। तो ये भी गलत है, क्योंकि हम मैंने शुरू में ही बताया कि इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होंगी तो फ्लो में प्रॉब्लम होगा, हाई होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर बॉयल्स एट लो टेम्परेचर वेयर देर इज लो वॉल्यूम, पोलराइजेशन, वेपर प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पे फोकस करें, तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि when the vapor pressure becomes equal to external pressure, ठीक है, then boiling starts। तो अब वो कह रहा है कि हमने क्या कहते हैं कि पानी का जो, वाटर का जो यानी कि वेपर सॉरी बॉयल हो रहा है लो टेम्परेचर पे, तो लो टेम्परेचर पे तो उसी वक्त हो सकता है कि जो उस पे ऊपर का एक्सटर्नल प्रेशर है वो लो हो जाए। ठीक है, तो ही हो सकता है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि बाय डेफिनेशन जैसे मैंने कहा है कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द लीस्ट वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर। लीस्ट वॉलेटाइल का मतलब, या वॉलेटाइल का मतलब हम पहले के क्लियर ये होना चाहिए कि वो लिक्विड जो इजीली एवोपरेट हो जाते हो। तो यहाँ लीस्ट वॉलेटाइल का मतलब ये है कि वो जो इजीली एवोपरेट नहीं होंगे। तो इजीली एवोपरेट वही नहीं होगा जिसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होगी। अगर वीक होती तो वो इजीली, जैसे कि पेट्रोल है, अगर मैं पेट्रोल को कंपेयर करूं वाटर से, तो वाटर बेसिकली उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हाई होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो वो आसानी से एवोपरेट नहीं होता। लेकिन पेट्रोल जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, वो आसानी से एवोपरेट हो जाता है। तो अब हमने यहाँ पर ढूंढना है ऐसा सॉल्वेंट जो कि पोलर हो, ना कि नॉन पोलर। अच्छा जी, पहला ऑप्शन है ईथर। ईथर नॉन पोलर है। एसीटोन, ये भी हमारा, इसकी भी पोलैरिटी कम होती है अगर हमें एग्जांपल्स याद है। और एक है डाइक्रोमो, अच्छा मैं यहाँ एसिटिक एसिड, यस एसिटिक एसिड तो एक एसिड है, तो एसिड तो बेसिकली होते ही पोलर है। तो इसका मतलब ये है कि अब तक के जिस कॉन्सेप्ट के लिहाज से ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद है डाइक्लोरोमीथेन। हाँ, ये डाइक्लोरोमीथेन में ही, क्योंकि ये मीथेन का जो नॉन पोलर पार्ट होने की वजह से इसके अंदर पोलैरिटी कम ही होगी। तो बेसिकली सबसे ज्यादा पोलर जो मुझे लग रहा है, बल्कि मुझे क्या आ, है इन चारों में, वो है एसिटिक एसिड। और एसिड सारे हाईली पोलर होते हैं, तो यही लीस्ट वॉलेटाइल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ग्रेफाइट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, इट इज कंडक्टर पैरेलल टू लेयर्स बट एन इंसुलेटर अक्रॉस द लेयर, दिस प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट इज नोन एज। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ग्रेफाइट एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, और इन्होंने यहाँ इस स्टेटमेंट में ये बताया है कि ग्रेफाइट डिफरेंट लेयर में एग्जिस्ट करता है। एक लेयर में तो एक, यानी कि जब हम एक रिस्पेक्ट से देखते हैं पैरेलल टू लेयर्स, तो वो एक गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी शो करता है, जबकि दूसरी तरफ से वो नहीं करता, मतलब अक्रॉस। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एक साइड दूसरी साइड से डिफर करे,
इस प्रॉपर्टी को बाय डेफिनेशन एन आइसोट्रॉपी कहते हैं। तो बाय डेफिनेशन ही अगर हमें ये डेफिनेशन याद है एन आइसोट्रॉपी की, तो हम क्लियरली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड ईच सोडियम इज सराउंडेड। अगर मैं सोडियम को ड्रॉ करता हूँ, इस तरफ एक क्लोरीन आएगा, लेफ्ट पे, सॉरी राइट पे, लेफ्ट पे, अप, डाउन। लेकिन ये जो इस वक्त फोर क्लोरीन एटम, फोर क्लोराइड आयन तो हो गए सराउंड, लेकिन ये जो हमारी है स्ट्रक्चर, ये 2D है, ये तो जबकि एक्चुअल में 3D होता है। तो इसका मतलब है इसके पीछे, मतलब मैं यहाँ पीछे ड्रॉ कर देता हूँ, और एक फ्रंट पे, जो कि मैं यहाँ नहीं ड्रॉ कर सकता, तो फ्रंट पे यहाँ होगा। तो हमारे पास जो कितने आयन हो गए, 6 आयन हो गए, एक 3 डायमेंशनल की रिस्पेक्ट से। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इन ionic solid, ions are held together by strong electrostatic force of attraction. However, ionic crystals are highly brittle because they, यहाँ पर हमसे जो बात पूछी जा रही है वो ब्रिटल प्रॉपर्टी की बात पूछी जा रही है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल का मतलब ये होता है कि अगर हम आयनिक सॉलिड को हिट करते हैं तो वो टूट जाता है। तो ऐसा क्या है कि वो टूट जाता है, जबकि अगर मैं इसको ब्रिटल को कंपेयर करूं किसी मेटल से, मेटल को जब हम हिट करते हैं तो वो उसकी शेप चेंज हो जाती है, वो टूटता नहीं है। लेकिन अगर जैसे कोई भी क्रिस्टल है सॉल्ट का, या शुगर का क्रिस्टल्स है, उनको हम हिट करते हैं तो वो क्रश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये इस प्रॉपर्टी को ब्रिटल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये ब्रिटल प्रॉपर्टी क्यों है, इसकी बात पूछी गई है। अच्छा, अब इसका ऑप्शन ए है, दे हैव लो डेंसिटी। इनकी तो ऑलरेडी डेंसिटी हाई होती है, तो ये ऑप्शन हमारे हिसाब से सही नहीं है। हैव लूज पैकिंग ऑफ आयंस, ये भी गलत है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में हमसे कहा है कि बड़ी स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट है, एग्जिस्ट एज न्यूट्रल इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल। ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आयनिक कंपाउंड है तो आयंस से मिलके बने होंगे, तो न्यूट्रल इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑप्शन डी है, कंटेन अपोजिट आयन इन पैरेलल लेयर्स। तो ऑप्शन डी ही करेक्ट है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा वो कैसे। कि जो हमारी लेयर्स होती हैं आयनिक कंपाउंड में, वो कुछ इस तरह से होती है, प्लस माइनस प्लस माइनस, उसके नीचे एग्जैक्टली जो नेक्स्ट लेयर होती है वो ऐसे होती है, माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया, ये आ गया प्लस। तो ये अपोजिट लेयर इस तरह से अरेंज होती हैं जब ये एक सॉलिड के फॉर्म में होता है। अगर हम इसको हिट करते हैं, लेट सपोज इसको मैंने यहाँ से हिट किया, तो लेयर जो है वो थोड़ी सी आगे मूव कर सकती है। तो माइट बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि ये माइनस माइनस के करीब चला जाए, प्लस प्लस के करीब चला जाए, और फिर माइनस, मतलब एक लेयर जब आगे आगे जैसे शिफ्ट हो जाएगी, तो सेम आयंस एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो एक क्रैक क्रिएट हो जाता है जब ऐसा लेयर्स के दरमियान होता है। तो इस क्रैक की वजह से वो टूट जाता है, तो ये ब्रिटल प्रॉपर्टी शो करता है। तो इस रिस्पेक्ट से इसका करेक्ट आंसर डी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31, इन अ यूनिट सेल, इफ ऑल एंगल्स आर राइट एंगल एंड ऑल एजेस आर ऑफ इक्वल लेंथ, देन द क्रिस्टल सिस्टम। अगर आपको याद हो, मतलब ये कह रहा है अल्फा बराबर है बीटा बराबर है गामा, मतलब तीनों एंगल 90 हैं, और ए बी और सी तीनों साइड्स भी मतलब सेम है। तो उस सिस्टम को, जो पहला सिस्टम हमने पढ़ा था, उसको हम क्यूबिक सिस्टम कहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट शोज द फिनोमेना ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है एक सेम किस सेम क्रिस्टलाइन शेप का सब्सटेंस है, एक से ज्यादा डिफरेंट से क्रिस्टलाइन सब्सटेंस शो करे। द पॉलीमॉर्फ ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, पॉलीमॉर्फ का मतलब ये है कि उसकी जो डिफरेंट शक्ल का कैल्शियम कार्बोनेट होगा, तो वो क्या शो करेगा, शो करेगा सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, एग्जिस्ट इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये तो हो नहीं सकता, पॉली का मतलब ही डिफरेंट मैनी हो जाएगा। शो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 है।
तो वो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम ही शो करेगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। ऑप्शन डी, एग्जिस्ट मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, हाँ, जो कि हमने बाय डेफिनेशन कहा कि जो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ही यही है कि एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म शो करना। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ एच एफ एट 2000 डिग्री सेल्सियस इज एक्सपोनेंट -13। मतलब के सी की वैल्यू अगर हम देखें, बहुत ही छोटी, बहुत ही लो वैल्यू है। ये है -13। अच्छा जी, दिस इंडिकेट दैट इट्स स्टेबिलिटी एंड द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन आर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, याद रखें, अगर केसी की वैल्यू, ये वैल्यू हमें बहुत सारी चीजें इंडिकेट करती हैं। अगर केसी की वैल्यू बहुत बहुत लो हो, जैसे कि हमारा ये सामने का केस है, तो इसका मतलब ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाना ही नहीं चाहते। जब नहीं चाहते, इसका मतलब रिएक्टेंट बहुत हाईली स्टेबल है। तो इस रिस्पेक्ट से जो हमारा ऑप्शन ए और सी हो सकता है, क्योंकि स्टेबिलिटी हाई होगी, जब भी तो वो प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहते। और यहाँ प्रोडक्ट जो है डीकम्पोजिशन से बन रही है, तो जब स्टेबिलिटी हाई होगी तो डीकम्पोजिशन का रेट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि वो बनाना ही नहीं चाहते। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट वुड बी ऑब्जर्व्ड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज इंक्रीज इन द गिवन रिएक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा जी, ये हमारा एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। अच्छा, अब क्या होगा, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊं तो क्या होगा। अच्छा, याद रखिएगा, जब भी हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, यहाँ सिर्फ हम एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो हमारा इक्विलिब्रियम जो मूव करेगा वो फॉरवर्ड जाएगा। ये सिंपल एक रूल है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उसने फॉरवर्ड जाना है। अच्छा, और फॉरवर्ड जाएगा, तो उसी रिस्पेक्ट से हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा ज़्यादा बनेगी, तो इसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। अच्छा, अब क्योंकि हम यहाँ पर ये जो SO2 है इसको इंक्रीज नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली जब प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी तो ये ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो इसकी कंसंट्रेशन तो बहुत कम हो जाएगी। तो अब हम मैच करेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। अच्छा, इन्होंने जैसे SO2 का भी मैंने आपको शुरू में बता दिया, इसकी कंसंट्रेशन को कम होना है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी और डी हो सकता है। हम SO3 का देख लेते हैं। SO3 में इंक्रीज हो रहा है, तो अभी भी ये दोनों ही लग रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट को देखते हैं। इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहता है कि राइट साइड फॉरवर्ड जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 35, द आयनाइजेशन ऑफ KClO3 इन द गिवन रिएक्शन कैन बी सप्रेस्ड बाय एडिंग। सप्रेस्ड का मतलब ये है कि आयनाइजेशन को कम कर देना। तो ये उसी वक्त होता है जब हम कोई कॉमन आयन वाला केमिकल ऐड करते हैं। तो इन दोनों से मिलता जुलता कोई कॉमन आयन वाला केमिकल हम इन चारों में से अगर डाल दें, इन चारों में से हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन ए है, KCl, क्योंकि KCl हमें K+ आयन देगा, Cl नेगेटिव आयन देगा, और उसमें ये K जो आयन है वो कॉमन आयन है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द मिक्सिंग ऑफ एसिटिक एसिड विद सोडियम एसिटेट विल प्रोड्यूस अ बफर सॉल्यूशन विद अ pH वैल्यू। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं एसिडिक बफर की, क्योंकि यहाँ एसिटिक एसिड यूज हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो बफर होगा इसकी pH <<7 होनी चाहिए। तो हमारे पास जो ऑप्शन वन है, मतलब वो मुझे ये करेक्ट है, क्योंकि इसकी जो pH है वो <<7 होगी। ग्रेटर देन ग्रेटर देन 7 नहीं हो सकती, क्योंकि ये एसिडिक बफर है, और इक्वल टू 7 भी नहीं हो सकती। तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। अच्छा, इसके बाद है, इफ CH3COO NA, ठीक है, जो कि एक सोडियम एसिटेट सॉल्ट है, इज एडेड टू एक्सेस ऑफ एसिडिक एसिड सॉल्यूशन, देन। अच्छा, अब ये भी अभी हमने जैसे डिस्कस किया, ये वही हमारा है एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट को मिक्स करके हम एक बफर ही बना रहे हैं, तो क्या होगा। देखिए, इन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास पहले से एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है, तो एसिटिक एसिड की आयनाइजेशन इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ।
वो आयनाइज होके CH3 COO- और H+ आयन बनाएगा। लेकिन इसमें मोस्टली CH3 हमारा वीक एसिड होने की वजह से बहुत ज़्यादा अनआयनाइज्ड फॉर्म में मौजूद होता है। अच्छा, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं बहुत सारा CH3 COO- तो उससे क्या होगा, बहुत सारा CH3 COO- एक वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये बहुत ज़्यादा आयनाइज होगा और बहुत ज़्यादा CH3 COO आइंस फॉर्म करेगा। जब ये बहुत ज़्यादा CH3 के आइंस फॉर्म करेगा, तो ड्यू टू कॉमन आइन CH3 COO- की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। हाई होने की वजह से, अब देखें ये जो है, ये आइंस हमारे प्रोडक्ट साइड पर है। तो इक्विलिब्रियम जो है वो एसिटिक एसिड का बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट साइड की रिएक्ट केमिकल्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो आप खुद सोचें, जब ये बैकवर्ड जाएगा तो H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन कम जब H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो इसका मतलब यह है कि पीएच बढ़ जाएगी। तो इस सारे कॉन्सेप्ट के लिहाज से अगर हम ऑप्शन ए को देखते हैं, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीज, तो ये राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीओएच ऑफ 0.001 एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज। अच्छा, अब हमसे पूछा जा रहा है पीओएच, लेकिन हमें दिया गया है एक एसिड। एसिड जो हमें देगा वो H+ आयन कंसंट्रेशन देगा, मतलब H+ आयन कंसंट्रेशन हमें दी गई है 0.001। तो H+ आयन से डायरेक्टली तो हम पीएच निकाल सकते हैं, तो माइनस लॉग जो भी हमें H+ आयन कंसंट्रेशन दी गई है 0.01, ये निकालेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3। और हमें मालूम चाहिए पीओएच, तो उसका निकालने का तरीका ये है 14 - पीएच, मतलब 14 - 3, तो आंसर बनेगा 11। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 39। इन अ गिवन रिएक्शन द रिएक्टेंट H2O कैन बी क्लासिफाइड एज एन। इसमें यहाँ क्रोमियम आयन के साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं। तो अगर हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का, उसमें यही होता है कि अगर एक एटम जो है वो एम्प्टी शेल लाता है, यानी कि या वो पॉजिटिव होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर लाता है, क्योंकि वाटर के पास ये एबिलिटी है विद द हेल्प ऑफ लॉन पेयर, ये अपने लॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है जिससे ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन से हो रहे हैं। बाय डेफिनेशन जो हमने एसिड बेस के चैप्टर में पढ़ा है कि कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको लिविस बेस कहते हैं। तो यहाँ वाटर एज अ लिविस बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ प्योर सॉल्वेंट, तो क्या होगा। अच्छा, याद रखिएगा ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली चार इफेक्ट पैदा होते हैं। एक तो हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, तो लेकिन ऑप्शन ए में तो इन्होंने डिक्रीज की बात कर दी है, तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया। द फ्रीजिंग पॉइंट इज इंक्रीज, नहीं, डिक्रीज होता है। तो ये हमारे ये भी पॉइंट गलत होता है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीजेस, नहीं, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। अगर हम थोड़ा इसको एलिब्रेट करें, याद रखिएगा कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जब हम किसी सॉल्यूशन की, लेट सपोज सॉल्यूशन की सरफेस पे सारे मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के हैं, प्योर सॉल्वेंट के हैं। अब अगर हम इसके अंदर हमने एक सॉल्यूट ऐड कर दिया है, नॉन वॉलेटाइल, तो वो अब सरफेस पे आ जाएंगे। जब वो सरफेस पे आएंगे तो जो प्रोबेबिलिटी है एवोपरेट होने की एक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की, वो क्या हो जाएगी, क्योंकि सरफेस पे उनके मॉलिक्यूल की तादाद कम हो गई है, वो डिक्रीज हो जाएगी। जब वो डिक्रीज होगी तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, जबकि यहाँ ऑप्शन सी में इंक्रीज की बात की गई है। तो इस हिसाब से ए बी सी हमारा रॉन्ग है। तो फिर ऑप्शन डी है, रेट ऑफ एवोपरेशन ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज, जैसे कि मैंने समझाया, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 में, आर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग थ्री डिफरेंट कंपोनेंट पी क्यू एंड आर, इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट आर 4, 6 एंड 10, देन द मोल देन द मोल परसेंट ऑफ ईच कंपोनेंट। अच्छा, यहाँ परसेंटेज की बात हो रही है, मोल फ्रैक्शन की नहीं हो रही। तो वैसे पहले हम अगर मोल
यानी कि हमारे पास इस तरह जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन में 20, 30, 50 दिया गया है, बी में 0.23, 0.3, 0.5 दिया गया है। अगर मैं परसेंट के रिस्पेक्ट से देखूं तो ऑप्शन डी भी गलत है, सी भी गलत है, बी भी गलत है। उसकी वजह ये परसेंटेज इतनी कम नहीं हो सकती, या परसेंटेज का सम हमेशा 100 आना चाहिए। अगर तीन कंपोनेंट है तो इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं तो 100 नहीं बनता, इन तीनों को ऐड करूं तो भी 100 नहीं बनता, और इन तीनों को ऐड करूं तो भी 100 नहीं बनता। वैसे तो साइकोलॉजिकली देखा जाए तो मैं डायरेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए लगा सकता हूँ, लेकिन मैं इसको कैलकुलेट करके आपको शो भी करता हूँ। वो कैसे? हमारे पास पहले हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल सा है कि इसमें तीन कंपोनेंट हैं तो एक निकलेगा x1, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो पी के जो मोल्स हैं वो क्या हैं? 4 हैं, डिवाइड होगा टोटल मोल। टोटल मोल कैसे आएंगे? 4 + 6 + 10। अच्छा, अब ये जो फ्रैक्शन है इसमें जो भी आंसर आएगा फ्रैक्शन में आएगा, लेकिन क्योंकि मुझे परसेंटेज चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई बाय मैं 100 कर दूंगा। जब मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो मेरा ऑप्शन मतलब जो क्वेश्चन है ऑप्शन ए का जो आंसर है 20 आ जाएगा। फिर अगर आप देखें तो बाकी सब में भी कुछ इसी तरीके से x2 जो मेरा कैलकुलेट होके आएगा वो 30 आएगा, और x3 मेरा कैलकुलेट होके 50 आएगा। तो हम इसको चेक कर सकते हैं। तो इस रिस्पेक्ट से इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमंग्स द गिवन सेट ऑफ लिक्विड द completely miscible सेट इज। अच्छा, अब completely miscible सेट क्या चीज होती है? कि जो दो लिक्विड आपस में बहुत इजीली मिक्स अप हुए हों, जिनकी पोलैरिटी मैच हो। तो बाय डेफिनेशन हमारा जो ऑप्शन ए है, एनालीन एंड वाटर, ये बिल्कुल नहीं मिक्स होंगे, क्योंकि एनालीन की पोलैरिटी बहुत नॉन पोलर ज्यादा होता है। एनालीन एंड हेक्सेन, हाँ ये दोनों नॉन पोलर है, तो ये हो सकता है कि मिसेबल हो। हम आगे के ऑप्शन भी देखते हैं। साइक्लोहेक्सेन एंड वाटर अगेन नहीं हो सकता, क्योंकि वाटर पोलर है, साइक्लोहेक्सेन हमारा जो है वो नॉन पोलर है। और डी ऑप्शन है बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, बेंजीन डबल बॉन्ड वाला है और साइक्लोहेक्सेन में सिंगल बॉन्ड करेंगे, तो इनकी भी पोलैरिटी मैच नहीं करेगी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। Question number 43. What is the molarity of the solution prepared by dissolving 148 gram of butanol in 0.1 kg of benzene? जो हमारा फॉर्मूला है सिंपल सा वो है मोल्स हमें चाहिए होते हैं सॉल्यूट के। इसको हम डिवाइड करेंगे केजी ऑफ सॉल्वेंट से। तो मोल्स निकालने के लिए 148 को ब्यूटानॉल के एमआर से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो इसका एमआर कैसे कैलकुलेट होगा? इसमें हमारा कार्बन का मास होता है 12, और 4 कार्बन एटम है तो 12 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 10 हाइड्रोजन है तो मैं 10 ऐड कर दूंगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एक ही मास होता है, एक एएमयू, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इन सबको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा आंसर मतलब मोल का आंसर क्या बनेगा? तो ऊपर जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो बेसिकली ये जो बनता है ये 2 बनता है। अच्छा, मैं नीचे मैंने केजी ऑफ सॉल्वेंट बताना था जो कि मैंने नहीं लिखा, लेकिन हमें क्या गिवन है? 0.1। तो ये नीचे जो है यहाँ पर 0.1 से डिवाइड होगा, मतलब 2 को 0.1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44। द एक्टिवेटिक कॉम्प्लेक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एटम इन्वॉल्व इन द रिएक्शन विच इज अ शॉर्ट लिव्ड स्पीशी। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं तो एक एक्टिवेटिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, और वो फौरन डायरेक्टली प्रोडक्ट बना देता है या नहीं बनाता, तो वो थोड़ी देर के लिए ही बनता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट है। मैं ऑप्शन बी, सी और डी को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाईली स्टेबल नहीं, वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता। जब तो वो प्रोडक्ट में बन जाता है ये वापस रिटर्न बैक आ जाता है। स्लोली डिकम्पोज इनटू प्रोडक्ट नहीं, ये भी बात गलत है, फॉरेन प्रोडक्ट बनाता है। और डी हमारा इन्वॉल्व एटम हैविंग मिनिमम एनर्जी, बिल्कुल भी नहीं, इसकी तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। तो इसी वजह से ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी रिड्यूस बाय द सिंपली ऑब्जर्विंग। मतलब अगर हमने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मालूम करना हो तो हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे? ऑप्शन ए है नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन ओनली। नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बाज औकात बाद रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जिनका ऑर्डर 0 होता है।
तो इस लिहाज से तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी भी मालूम नहीं हो सकता। टाइम टेकिंग टू प्रोड्यूस द केमिकल रिएक्शन ओनली, नहीं ये भी गलत है। ये टाइम अगर हम देखेंगे तो वो सिर्फ हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बताएगा। उसके बाद सी ऑप्शन है रेट एक्सप्रेशन विच इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड। हाँ, रेट एक्सप्रेशन में जैसे रेट की जो इक्वेशन लिखी जाती है उसमें हमारे पास जैसे रिएक्टेंट ए है और बी है, और उसका ऑर्डर बकायदा कैलकुलेट होके लिखा जाता है प्रैक्टिकली, तो फिर हम उसका ऑर्डर बताते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटार्डेड। रिटार्डेड का मतलब है हमने इसको स्लो करना है, इस बाय एडिंग इंडिकेटर। इंडिकेटर तो हमें इंडिकेट करते हैं, एक्टिवेटर वो तो बढ़ा देंगे, इनहेबिटर यस। इनहेबिटर जो होते हैं वो उन कैटलिस्ट को कहते हैं जो, या उनको हम नेगेटिव कैटलिस्ट भी कहते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन कम कर देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। In thermochemistry, a liquid whose boiling point is to be determined is considered as an system, final state, initial state, surrounding. By definition, system हम उसको कहते हैं जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट करेक्ट होगा। 48, which of the following is the correct formula for the calculation of calculating the amount of heat involved during the न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन ग्लास कैलोरीमीटर। अगर हमें याद हो ग्लास कैलोरीमीटर में हम स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला है वो ऑप्शन सी है, क्वांटिटी ऑफ हीट बराबर होगा मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द कॉपर हमें दी गई है, सी की वैल्यू 387, देन द हाउ मच एनर्जी यानी कि डेल्टा क्यू हमें मालूम करना है, राइज द टेम्परेचर ऑफ 400 ग्राम्स। अच्छा, मास हमें दिया गया है 400 ग्राम, क्योंकि सी में हमारा केजी का यूनिट है तो 400 को 1000 से डिवाइड करके 0.4 केजी में कन्वर्ट करूंगा। और इज नीडेड टू राइज द टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर कितना राइज करना है, 30 से 55। 30 से 55 का मतलब है डेल्टा टी, अगर मैं डायरेक्टली बता दूं 55 - 30 करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूला कहता है कि अगर आपने क्यू मालूम करना है तो मास मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, इन तीनों वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 0.4 सी की वैल्यू है 387 मल्टीप्लाई बाय 25। जब हम इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑप्शन ए वाला आंसर आएगा 3.870। लास्ट क्वेश्चन है इस एमसीक्यू पेपर का। द एंथैल्पी चेंज इज अ हीट चेंज that take place at constant pressure। ये हमारी एंथैल्पी की डेफिनेशन है कि वो कोई भी हीट जो भी एब्जॉर्ब या रिलीज होती है वो कांस्टेंट प्रेशर होती है। तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन था इस पेपर का। थैंक यू क्लास।